वेलकम हो चुका है हमारी इस वीडियो में। और आपको जैसे कि पता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम 25 तारीख को है और आज हम आपके लिए लाए हैं लाइव क्लास, मतलब लाइव नहीं, मतलब आपके लिए हम क्लास लाए हैं जिसको आप अटेंड कर सकते हैं और ये आपके एसएसटी के पेपर को एकदम डीप में कवर कर देगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यस, हम हैं सीबीएसई फाइटर। तो हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम आपको पता है क्या है? उसका नाम देखिए, नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं देखिए। आज हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं उन पे आप आज ध्यान दीजिए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में और नेशन का आइडिया कैसे बना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू मिडिल क्लास जो बनी थी फ्रांस में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेट जो वहां के थे उनके अगेंस्ट में हम बात करेंगे कि एरिस्टोक्रेट के ऊपर कैसे मिडिल क्लास जीती और उन्हें उनकी संस्था को कैसे हटाया। तो देखिए आप यहाँ पे हम आइडियोलॉजी पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म की और न्यू कंजर्वेटिज्म की। इन चीजों पे भी हम ध्यान देंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद आने की बहुत अच्छी कहानी है, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे ऑफ द मैप, आप आज का यूरोप का मैप देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आप यही 1815 में जाएंगे, सोचिए टाइम मशीन होती है डोरेमोन जैसे, और आप देख के 1815 में चल जाते तो आपको यूरोप का मैप कुछ ऐसा दिखता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू मैप्स, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन इन दोनों मैप में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए इन दोनों मैप के बीच में। देखिए जो मेजर डिफरेंस हमको इन दोनों मैप के बीच में दिख रहा है ना दोस्तों, वो मेजर डिफरेंस पता है कौन सा है। यहाँ पर तो आपको दिख रहे होंगे ये कंट्री नेशन, बट जब आप 1815 में जाएंगे तब आपको मिलेंगे वहाँ पे छोटे द्वीप जो बटे हुए हैं। उन छोटे द्वीपों में जो बटे हुए हैं अलग अलग राजा राज करते हैं। जैसे कि वहाँ पे कुछ एम्पायर, ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पे फ्रांस एक एम्पायर था। उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रियां, पोलैंड, ये सब एक एम्पायर थे दोस्तों। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए प्रेजेंट डे कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इटली डज नॉट एक्सिस्ट। देखिए प्रेजेंट डे में जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली एक्सिस्ट नहीं करती थी 1815 तक। यूरोप डिवाइड करा हुआ था किंगडम्स में और इन चीजों में, जिसको अरिस्टोक्रेट मोनार्क राज करते थे। सेंटर एंड ईस्टर्न यूरोप वाज रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक मोनार्क, और ऑटोक्रेटिक मोनार्क यानी राजा महाराजा इसको राज करते थे। बट हैड डाइवर्स देखिए डाइवर्स पॉपुलेशन एंड पीपल डू नॉट शेयर कॉमन कल्चर। इसमें डाइवर्स पॉपुलेशन थी, पीपल अपना कॉमन कल्चर आपस में शेयर नहीं करते थे। वन सच किंगडम एज नॉन हब्सबर्ग एम्पायर, इसमें हब्सबर्ग एक एम्पायर हुआ करता था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन हुआ करते थे, जैसे कि हब्सबर्ग एम्पायर में क्या डिफरेंट रीजन थे उनके बारे में। जर्मन स्पीकिंग अल्पेनी रीजन कंट्री। तो देखिए ये तो हब्सबर्ग एम्पायर के बारे में देखा गया। अभी हमारे एग्जाम आने वाले तो हम इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो हमारा ओरिजिनल चैप्टर की जो थीम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। द फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन इन फ्रांस, मतलब कैसे फ्रांस के लोग एकीकृत हुए और उन्हें अपना खुद का नेशन बनाया, ठीक है। हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो नेशनलिज्म इज द आइडिया फॉर्मिंग द नेशन स्टेट। नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया जिसमें बनाए जाते हैं नेशन स्टेट वेयर मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन कॉमन हैव कॉमन कल्चर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन का कॉमन कल्चर होता है। लेकिन वी नो वेरी वेल कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर है, तब भी एक नेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस होती है। ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में, बट अभी हम इस पे फोकस करते हैं कि वेयर आर द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन कॉमन कल्चर एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, खुद की प्रति कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम ग्रुप हैं, हम एक जैसे लिखते हैं सब लोग, इसलिए हमारा एक अपना देश होगा। मतलब ये चीजें आंसर बताना चाह रहा है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ राइज, देखिए अब हम बैकग्राउंड देखेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या होता है, ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशन बिकम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में फ्रांस एक्सप्रेशन जो देखिए दोस्तों, फ्रांस जो था ना, फ्रांस सबसे पहला एक ऐसा चिन्ह बना जिससे नेशनलिज्म की ज्वाला भड़की, ठीक है। द इवोल्यूशन शिफ्टेड टू द sovereignty of the France from the monarchy to the body of the people। मतलब जो मोनार्क राजा थे उनसे सामान्य लोगों तक पावर का पहुंचना, मोनार्क राजा से सामान्य लोगों तक पावर पहुंची, ठीक है। इट द प्रोक्लेम्ड इट वाज द पीपल हु शुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड द सेफ डायनेस्टी। और ये वही लोग थे जिन्हें नेशन बनाना, ये वही लोग थे जो नेशन बना रहे थे। प्रोक्लेम्ड, इन्हें कर दिया था, खुद को प्रोक्लेम कर दिया था कि हम एक नेशनल आइडेंटिटी बनाएंगे, मोनार्क आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दें। देखिए ये फ्रांस फ्लैग है, इसके बारे में भी हम अभी कुछ पढ़ेंगे कि ये फ्लैग कैसे आया। फ्रांस रेवोल्यूशन इज द आइडिया ऑफ द नेशन इन द फ्रांस। फ्रांस में आइडिया ऑफ नेशन क्या है और कैसे आया? फ्रांस में जब ए प्रैक्टिस दैट क्रिएटेड द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, उन्हें आपस में कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई। देखिए मान लीजिए आपको एक कंट्री बनानी है, तो आप कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? आप लोगों को प्रेरित करेंगे, आप भी हमारे जैसे, हम सब साथ में आके कंट्री बनाते हैं। उसी प्रकार की प्रक्रिया फ्रांस के लोगों ने की थी। उन्हें आइडिया लेके आए ला पैट्रिया और ला सिटियन। व्हाट इज द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ला सिटियन? फ्रांस के लोगों ने पूछा, हमने जवाब दिया उनको। तो देखिए ला पैट्रिया जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं भारत माता की जय हो, वैसे फ्रांस वाले कहते हैं हमारे फ्रांस, मतलब हम जैसे हमारी कंट्री को भारत माता मानते हैं, वैसे वो अपनी कंट्री को उनका पिता मानते हैं। तो वो कहते हैं ये हमारी पितृभूमि है, हमारी पितृभूमि है और हम सब यहाँ के सिटीजन हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग अलग राजा महाराजा, ये तो हर 2-3 महीने में बदलते हैं बॉर्डर। तो ये हमारी कंट्री है, हम इसके सिटीजन हैं। न्यू ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस विद द रॉयल फ्लैग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, इसके ऊपर आप 5 स्टार भी लगा सकते हैं। आपने टॉफी खाई होगी चॉकलेट, सॉरी आपने चॉकलेट खाई होगी 5 स्टार, वो चॉकलेट आप यहाँ पे चेप दीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई को बहुत पसंद है, अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है ना। जनरल स्टेट वार बिकेम नेशनल असेंबली। जो जनरल स्टेट थे ना उनको नेशनल असेंबली बना दिया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पुट इनटू द प्लेस, इंटर द कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। कस्टम जो ड्यूटी थी ना उनको एबॉलिश कर दिया। यू नो व्हाट इज द कस्टम ड्यूटीज? कस्टम ड्यूटीज मतलब कुछ प्रकार के टैक्स लिया करते थे राजा महाराजा, उनके टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। फ्रेंच स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, सबको कहा यू कैन ऑल स्पीक फ्रेंच, या यू कैन ऑल स्पीक फ्रेंच, नॉट इंग्लिश। इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश फ्रांस एक अलग अलग भाषा है, हर जगह की अलग भाषा है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी सब अलग अलग भाषाएं, पर अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ फ्रांस में अधिकतर लोग फ्रेंच बोलते थे। तो क्या हुआ, इन्हें जो रीजनल भाषा थी उनको अकोमोडेट करा, मतलब हटाने की कोशिश करी, अकोमोडेट नहीं, उनको हटाने की कोशिश करी और ओरिजिनल भाषा को हटाकर उन लोगों ने सोचा कि हम बनाएंगे हमारी खुद की आइडेंटिटी फ्रांस की। तो हम बनाएंगे यहाँ की भाषा फ्रांस, स्पोकन और रिटन फ्रांस बोलो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है, फ्रांस रिवोल्यूशन इज द आइडिया इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। कैसे फ्रांस रिवोल्यूशन डिक्लेयर्ड दे वुड हैव अदर पीपल इन द यूरोप फॉर नेशनल जैकोबिन क्लब्स वर सेट अप बाय द स्टूडेंट एंड मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस फ्रांस आइडिया। देखिए मिडिल क्लास के द्वारा जैकोबिन क्लब बनाया गया। जैकोबिन क्लब क्यों बनाया गया दोस्तों? क्यों बनाया गया? ताकि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है फ्रांस के लोगों ने, जो मिडिल क्लास ने क्रांति लड़ी है, वो सब तक पहुंच सके। फ्रांस रिवोल्यूशन डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर पीपल इन द यूरोप ऑफ द फ्रॉम नेशन, ठीक है। फ्रांस रिवोल्यूशन ने क्या डिक्लेयर करा? दे वुड बी हेल्प करेंगे अदर पीपल्स की यूरोप में नेशन बनाने के लिए, ठीक है। They separate the ideas of the country of Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy.
उनका आइडिया जो था ना नेशनलिज्म का दोस्तों, वो कहाँ तक फैला, देखिए उनका जो आइडिया था वो फैला कहाँ तक, होलैंड तक फैला दोस्तों, बेल्जियम तक फैला दोस्तों, स्विट्जरलैंड तक फैला दोस्तों, और इटली तक फैला। इटली में आप जानते हैं गिरिबाल्डी है ना, काउंट कमियो कार्लर और हमारे गुज़िबी मज़ीनी, इन लोगों ने, और विक्टर एमिलियन सेकंड, इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति में बहुत ज्यादा अपना योगदान निभाया ही था दोस्तों, आपको पता है। और ये इसमें हम देखते हैं कि फ्रांस में कैसी कैसी डिफरेंट क्लासेस थी, इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि हम तो बस एनिमेटेड से हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और इसके साथ हम एक मूवी की तरह चलते हैं। देखिए हिस्ट्री एक मूवी की तरह होती है, इसको हमको बस अपने अंदर एनालाइज करता रहना चाहिए। ओके दोस्तों, हम हमारी कहानी पे, हमारी मूवी पे वापस आते हैं। द एरिस्टोक्रेट इन यूरोप, व्हाट इज द एरिस्टोक्रेट? एरिस्टोक्रेट मतलब बहुत बड़े ज्यादा राजा महाराजा टाइप के लोग जो यूरोप के थे, उनके बारे में। द एरिस्टोक्रेट दे वर द हाईएस्ट क्लास, एरिस्टोक्रेट जो थे वो हाईएस्ट क्लास के थे इन द सोशलिस्ट और हेराइकल टॉपिक। ये क्या होते थे, सोशलिस्ट और हेराइकल, टिपिकली कंपोज ऑफ द पीपल ऑफ द नोबल वर्ग। मतलब भाई साहब ये पैदा होते ही महाराजा होते थे, जय हो तुम्हारी। मतलब दोस्तों ये वही बात है कि ये राजा होते थे, इनका बेटा फिर बाद में एरिस्टोक्रेट बन जाता था, वो भी राजा बन जाता था। ये चीज फ्रांस में चल रही थी जो कि लिबरल मिडिल क्लास को पसंद नहीं आई, और उन्होंने सोचा कि हम हमारी क्रांति लाएंगे और हम भी इसका हक लगते हैं, सबको समान मिलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस के लोग ये सोचते और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, दे स्पोक फ्रेंच एंड पर्पस ऑफ द डिप्लोमेसी, मतलब वो अपनी डिप्लोमेसी दिखाते थे, अपना बड़ा चढ़ाव दिखाते थे और कहते थे हम सिर्फ फ्रांस बोल सकते हैं, जानी हम और कोई भाषा हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले जो फ्रांस की जो रीजनल लैंग्वेज थी, लोग सोचते थे कि ये बहुत उन लैंग्वेज को इतना इज्जत सम्मान नहीं देते। इस कारण से दोस्तों उस लैंग्वेज को जब वो इज्जत सम्मान नहीं देते, तो एरिस्टोक्रेट सोचते थे हम इन लैंग्वेज को बोलेंगे तो हमारी इज्जत क्यों जाएगी। इस वजह से वो उनकी फ्रांस भाषा को प्रेफर करते थे। बाद में जब लिबरल मिडिल क्लास ने फिर सबको फ्रांस सिखा दी। हाउएवर द न्यूमेरिकली दे वर स्मॉल इन ग्रुप, न्यूमेरिकली ऐसा नहीं कि बहुत सारे थे, माइनॉरिटी को दबा रहे थे, बेचारी माइनॉरिटी को कुछ परेशान कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये थे बहुत छोटे नंबर के पीपल, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, परंतु तब भी ये उन पर डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दे ओन ह्यूज स्टेट डेवलपमेंट, इनके बहुत ज्यादा स्टेट थे, ये राजा महाराजा थे, वही चीज बता रहा है ये टॉपिक भी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ द पीएसएनटी, मतलब अधिकतर जो पॉपुलेशन थी वो भाई साहब हमारे किसान थे, और हमारे देश में इनकी तरह नहीं होता। हमारे देश तो साफ बोलता है जय जवान जय किसान। बाकी जो बचे हुए थे वो किसान थे, और इन लोगों ने इन पे बहुत अत्याचार करता था, इनसे टैक्स लेते थे ज्यादा, और सिर्फ इनसे टैक्स लेते थे, एरिस्टोक्रेट से ये लोग टैक्स भी नहीं लेते थे। तो इतना भेदभाव की वजह से फिर आंदोलन हो गया, जो मिडिल क्लास के उन लोगों ने आंदोलन कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। इन्हें आंदोलन कर दिया, उसके बाद की हम कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास का उदय, मतलब मिडिल क्लास आ गई, अब गेम में मिडिल क्लास आ चुकी है। अब देखते हैं कौन हराता है। तो ये हुआ फ्रांस के यूरोप में। अब हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली इन 19th सेंचुरी, यूरोप की 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास आ चुकी है, मिडिल क्लास यूरोप की 19th सेंचुरी में। देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड इट फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मनी स्टेट इन 19th सेंचुरी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना इंग्लैंड में, उसके सेकंड हाफ यानी 18वीं सदी और 18वीं सदी के लगभग, और फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इन 19वीं सदी के लगभग, मतलब 18वीं और 19वीं सदी के लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस जर्मन स्टेट्स में, फ्रांस और जर्मन में। उसके बारे में तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो खेती से लोग इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्री वाला चैप्टर आगे देखिए, सब चैप्टर हिस्ट्री में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो आप खेती से लोग का चलेगा इंडस्ट्री की तरफ। तो मान लीजिए आप वो इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और वो हाई क्लास एरिस्टोक्रेट से ज्यादा तो पैसे नहीं कमा, तो वो मिडिल क्लास में आते थे, एजुकेटेड थे पर एरिस्टोक्रेट थे, अपर क्लास के थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हमको क्रांति करने की जरूरत है, हम चैप्टर हैं। द सोशल ग्रुप एक्सटेंड्स वर्क एंड द मिडिल क्लास कंपोज द इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन एंड प्रोफेशन। मिडिल क्लास ने क्या, इंडस्ट्री बनाई, बिजनेस करे, प्रोफेशन करे, वर्किंग मिडिल क्लास कहलाइए। इट्स अमंग द न्यू मिडिल क्लास है ना, इट्स अमंग द न्यू मिडिल क्लास नेशनल यूनिटी एंड ग्रुप, मतलब कि न्यू मिडिल क्लास की जो नेशनल यूनिटी बताती थी। अब आप देखिए व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, लिबरल लोग कौन थे, लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरल ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो फोकस करती है ऑन द पीपल, ऐसे पीपल पे तो जो कि जिनकी क्या हो, पर्सनल फ्रीडम हो, सिविल लिबर्टी हो, उनकी खुद की लिबर्टी हो, और एंड डेमोक्रेसी हो। तीन चीजें क्या, फ्रीडम लिबर्टी डेमोक्रेसी, फ्रीडम लिबर्टी डेमोक्रेसी, इन तीनों पे फोकस करते थे। लेकिन दो आदमी थे, पूरे सभी जनों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, इस चीज का भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, लिबरलाइजेशन इन द 19th सेंचुरी में क्या होता है दोस्तों, लिबरल मीन द एंड ऑफ द एस्टेट रूल एंड क्रूशियल प्रिविलेजेस। लिबरल लोगों ने अंत कर दिया 19th सेंचुरी तक, इनका अंत कर दिया, किनका अंत कर दिया दोस्तों, एस्टेट रूलर्स का और उनके प्रिविलेजेस का। कैसे, लिबरल आल्सो एम्फसाइज्ड द कंप्लीट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उन्हें क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम सब लोग चुरा के ले जाओगे हमारी प्रॉपर्टी को, है ना। लिबरल आल्सो एम्फसाइज्ड द कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिबरल इन द यूरोप स्फीयर, यूरोप में क्या होता है लिबरल लोगों के साथ, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलाइजेशन मीन द फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड रिमूवल ऑफ द स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द गुड्स ऑन कैपिटल। जो गुड्स और कैपिटल थे ना, उनके ऊपर उन्होंने कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया उसके बारे में बताया। द इकोनॉमिक का जो स्फीयर था, लिबरलाइजेशन मीन फ्रीडम एंड मार्केट एंड रिमूवल ऑफ द स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द गुड्स एंड कैपिटल। देखिए जो गुड्स और कैपिटल थे ना, उनके ऊपर जो इन्हें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, इधर मैं बेचो, इधर बेचोगे तो हम टैक्स लूंगा, उधर बेचोगे हम टैक्स लूंगा, इन सबको हटाने की कोशिश करी लिबरल लोगों ने। नेपोलियन कोड, स्टार लगाइए दोस्तों, स्टार लगाइए, आपको 5 स्टार खा लीजिए। देखिए नेपोलियन कोड बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको पढ़ते हैं हम। द नेपोलियन कोड वाज रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस as on the birth established equality before the law। नेपोलियन ने क्या करा भाई साहब, सारे प्रिविलेजेस हटा दिए एरिस्टोक्रेट्स के। जैसे देखिए दोस्तों, जब नेपोलियन पावर में आया ना, उसने सोचा कि ये जो लोग है ना, देखिए दोस्तों, नेपोलियन ने सारे कोड हटा दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था, नेपोलियन सिटीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। उसने फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश करा। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करना मतलब हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम पुराने तरीके से चला रहा सिस्टम, एरिस्टोक्रेट आएंगे, या व्हाट आर डूइंग हियर, और जो प्रेसिडेंट हु आर यू, मतलब उन पे जुल्म ढा रहे हो, तो वो लोग उनको हटा दिया। नेपोलियन ने कहा हमारे राज में सब समान। नेपोलियन फ्रीड द प्रेजेंट ऑफ द सेल्फडम, नेपोलियन ने प्रेजेंट को सेल्फडम बनाया, कुछ आत्मनिर्भर बनाया। गाइड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे बात पे उन लोगों ने, इधर टैक्स दो उधर टैक्स दो, उसको हटा दिया नेपोलियन ने। कोई जरूरत नहीं है, एक जगह एक समुद्र टैक्स लगता है कि बार-बार टैक्स देंगे, है ना। गाइड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया टाउन्स में। बिजनेस बिगन एंड द रिलाइज ऑफ द यूनिफॉर्म लॉ, बिजनेस बढ़ा है, यूनिफॉर्म जो लॉ थे उनको लगाया। यूनिफॉर्म लॉ मतलब कि एक ही लॉ चलेगा, ऐसा नहीं है कि इधर तुम अलग नियम लगा रहे हो उधर अलग लगा रहे हो, मान लो एक कानून चलेगा उसके राज्य में। स्टैंडर्डाइज वेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पे आप देखिए, मैं बताता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ। देखिए मान लीजिए ये कोई चीज है, आप चने भूंगड़े ले जा रहे हैं, आपने भेजे यहाँ पे 1 किलो के 40 रुपए के, आप कहीं और जाएंगे वहाँ बेचोगे आप 1 रुपये, एक वो 2 किलो के 40, मतलब आप समझे नहीं। या फिर आप देखिए एक बार और देखिए, समझ इन चीजों को समझिए कि हर जगह वेट और मेजरमेंट अलग था।
कहीं 5, कहीं पे 5 सेब का एक वैल्यू थी और कहीं पे 4 सेब की कोई वैल्यू थी, समझे? इसका मतलब वेट और मैनेजमेंट अलग था। कहीं तो कपड़ा 500 मीटर माना जाता था, और कहीं कपड़ा 600 मीटर में 1 मीटर माना जाता था, कहीं 500 मीटर में 1 मीटर माना जाता था। वो एक वो ऐसे मतलब अलग अलग लेंथ थी। 1 मीटर तो क्या मानेंगे, 500 में वो तो 500 ही रहेगा। मतलब उनकी फ्रांस की एक अलग वही थी। नेपोलियन ने क्या था भाई साहब, एक ही रखेंगे, कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों, इस वजह यही रखेंगे अपन तो, ठीक है? तो यूनिफॉर्म लो वेट मेजरमेंट लाए वो भाई साहब नेपोलियन भाई साहब। उन्होंने कहा भैया हम तो यूनिफॉर्म लाएंगे, ये पागलपंती थोड़ी ना करेंगे यार तुम्हारे जो फिर वो लिया नेपोलियन भाई साहब। करेंसी करेंसी रखा, पहले कहीं जाते करेंसी बदल गई, और वो आदमी और मेरे पास तो नोट नहीं, मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा? करेंसी कॉमन ले आए। गुड्स एक्सचेंज करना इजी हो गया दोस्तों, कैपिटल बदलनी आसान हो गई। कैपिटल का मतलब अपने पैसे चेंज करना आसान होगा फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से अनदर से। ये देखिए ये सभा है जहाँ पे नेपोलियन भाई साहब अपना कोड लगा रहे हैं, नेपोलियन कोड, ये नेपोलियन भाई साहब कोड लगाते हुए नेपोलियन भाई साहब। फिर क्या हुआ आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन भाई साहब गिर गए धड़ाम से, धड़ाम। देखिए कैसे गिरे। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक बात करिए, इमेजिन करिए कौन सी बैटल में डिफीट हुए नेपोलियन साहब। तो इमेजिन करिए कैसा दृश्य जिसमें नेपोलियन साहब पड़े हैं जमीन पर और तड़प रहे हैं। ओ भाई साहब वो ये क्या हो रहा है? फिर एक बहुत सारा एरिस्टोक्रेट आया, उसने राजा महाराजा उसने कहा मैंने तो हरा दिया। तब भी नेपोलियन साहब उससे वाटरलू पानी लूंगा भाई साहब, वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू। व्हाट हैपेंड द फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की फॉल के बाद क्या हुआ देखिए। आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन द विक्ट्रियस यूरोपियन पावर मेट इन द कांग्रेस ऑफ वियना। देखिए कांग्रेस वहां पे भी थी, कांग्रेस ऑफ वियना में सब मिले, वियना में कांग्रेस ऑफ वियना में मिले। कहां पर है? यूरोप की है कांग्रेस ऑफ वियना। कौन से सन में मिले याद रखिए, कौन से सन में मिले दोस्तों? 1815 1815 1815 1815 में मिले कांग्रेस ऑफ वियना में। क्यों मिले? नेपोलियन टपक गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। क्या कहा चर्चा नेपोलियन नेपोलियन के बाद उन्होंने क्या चर्चा करी? द मेन इन्वेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्की दैट हैव बीन ओवरथ्रोन द नेपोलियन टू क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन द यूरोप। मतलब उन लोगों ने सोचा भैया नेपोलियन भाई साहब तो गए, वापस मोनार्की लाओ। उसने जो सिस्टम चेंज कर दिया उसको वापस हटाओ, वापस अपना राज चलेगा, गुंडागर्दी। उन्होंने ये सोची, उन्होंने सोचा कि भैया जो मोनार्की थी उसको वापस लाएंगे, नेपोलियन जो क्रिएट करते उसको कंजर्वेटिज्म वापस लाएंगे हम, कंजर्वेटिज्म। द बर्मन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन यूरोप। आपने 9th में पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा था ना, 9th में बर्मन डायनेस्टी के बारे में जब चैप्टर आता है फ्रांस का, तो बर्मन डायनेस्टी के बारे में क्या पता चला? जो बर्मन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर कर दिया वापस, और क्या पता चला? फ्रांस लॉर्ड ऑफ द टेरिटरी एक्शन बाय यूरोप। नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी करी थी उस सबको वापस बंदी लगा दी उस पे, मतलब उन सबको वापस अपने एरिया में ले लिया। नेपोलियन ने दी थी वापस हमको दो, वापस वो चीजें ले ली। फ्रांस की एक बाउंड्री सेट कर दी। न्यू फ्यू स्टेट्स वर सेट अप इन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस व्हिच हैज राइज द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। मतलब नीदरलैंड और किंगडम से जो बाउंड्री लगाई थी फ्रांस की, वो बाउंड्री सेट अप कर दी वापस। ये नहीं भैया और ज्यादा तो नहीं ले सकते, नेपोलियन जितना ले लिया बस बहुत है। फिर आफ्टर द नेपोलियन डिफीट, जब नेपोलियन भाग गए, नेपोलियन डिफीट है ना, यूरोप गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट में वापस कंजर्वेटिज्म आ गया भाई साहब। विचार नेपोलियन ने इतनी मुश्किल से हटाए थे, नेपोलियन की बहुत बुरे हुए। फिर कंजर्वेटिज्म, अब देखिए कंजर्वेटिज्म क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप ध्यान से, कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रोफेट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट क्विक चेंज। मतलब कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो स्ट्रेस करती है, बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंस बताती है। उनके ट्रेडिशन में इंपॉर्टेंस क्या थी? ये भाई साहब पीजेंट्स की ऐसी कैसे कर दो, मतलब उनके यूरोप के बारे में है तो मैं तो जय जीवन जय किसान था। वो लोग उससे उनसे पैसे लेते थे, उनकी रोटियां भी खाते थे, वो उगाते थे ना बेचारे, और उन पे दादागिरी करते थे। ये इनका ट्रेडिशन था उस टाइम पे। मिडिल क्लास लोगों ने उसको हटाया। एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम, इंस्टीट्यूशन और कस्टम बताए। जैसे कंजर्वेटिज्म एक ऐसी चीज है जो बताती है कि आप आपके ट्रेडिशन के बारे में, और एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स बताए एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट नो टू क्विक चेंज। और वो कहते थे कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट और क्विक चेंज के बारे में बात करते थे, उसके बारे में कहते थे कि ग्रेजुअल वैसा डेवलपमेंट करो लेकिन एकदम से मत करो, ऐसे तो हमारा राज्य लुट जाएंगे, है ना वो चीज। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन भाई साहब जब हारे उसके बाद नया कंजर्वेटिज्म कैसे आया है? नया कंजर्वेटिज्म भाई साहब ये क्या होता है भाई साहब, हमको तो याद नहीं आ रहा भाई साहब, कोई बात नहीं, अपन को भी याद नहीं आ रहा मतलब अपन देखते हैं अभी क्या होता है न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म रिमेंस ए ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक रूल था, उसको वापस लिया कंजर्वेटिज्म। दे डिड नॉट टॉलरेट कस्टमाइजेशन एंड शॉट द क्लब्स एक्टिविटीज इन इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी ऑटोक्रेटिक द गवर्नमेंट है। इन लोगों ने ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया कि कोई भी अब कंजर्वेटिज्म के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनकी जो लेजिटिमेसी है, मतलब उनके जो रूल्स हैं, उनके जो गवर्नमेंट उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप एसोसिएशन उनके खिलाफ नहीं बना सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम इम्प्लीटेड लॉज एंड सेंसरशिप इन द ऑर्डर ऑफ द करप्ट आइडिया एंड लिबर्टी ऑफ फ्रीडम। देखिए अगर आपने लिबर्टी का आइडिया, आप सोचिए इमेजिन आगे बंद, हाँ हम कहाँ हैं? यूरोप में। कौन सी सदी में? 1815। क्या हो रहा है? नेपोलियन हार चुका है। नेपोलियन हारने के बाद क्या हुआ? नेपोलियन भाई साहब हार गए हैं। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जल्दी बताइए। नेपोलियन भाई साहब हार गए, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। साइन में क्या कहा कि भैया फ्रांस की बॉर्डर को रिस्ट्रिक्ट कर दो, बर्मन डायनेस्टी वापस लिया, और वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस करें। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों ने एक सेंसरशिप लगा दी। अब आप कह रहे हैं कि हमको फ्रीडम चाहिए, हमको फ्रीडम दो, आजादी दो, हमको लिबर्टी दो, मतलब हमको लोकतंत्र दो, तो सेंसरशिप आप ऐसा नहीं बोल सकते, पकड़ ले जाएंगे। वो सारा सिस्टम वापस चालू कर दिया। हाउएवर द आइडिया ऑफ द फ्रांस लिबरेशन कंटिन्यूड टू इंस्पायर पीपल, बट फ्रांस में जो आइडिया हुआ, ओए फ्रांस में जो आइडिया होता ना, उसने हर एक आदमी को पहलवान बना दिया था, और अब हर एक आदमी पहलवान बन चुका था, और हर एक आदमी लड़ने के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए तैयार था। तो देखिए हर एक आदमी वहाँ पे पहलवान बन चुका था, रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो चुका था। तो देखिए बात आ गई रिवॉल्यूशन, और ऐसा ही हम, ओए गुज़ी भी मजीनी यहाँ पे पहलवान को तूने सुना नहीं है, इतनी बैंड बजाता है ना, देखना कितनी बैंड बजा रहा है अभी हम देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी कौन थे? क्रांतिकारी। जय हिंद जय हिंद, ये हमारे पूजनीय क्रांतिकारी हैं। वैसे फ्रांस की आजादी में भी उनके कई क्रांतिकारी थे, जैसे कि इन द फॉलोइंग 1853 द फियर ऑफ द respiration ड्रो में लिबरल नेशनल अंडरगोस, द फियर ऑफ द respiration ड्रो मेनी लिबरल नेशनल, मतलब लिबरल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डर था कि कहीं उनको वो कंजर्वेटिज्म लोग पकड़ने लगे, उनकी बनी जाते, मतलब ऐसा। तो सीक्रेट सोसाइटी वाले तूने छुप के कहा कि भाई साहब ऐसे तो ही पकड़ लेंगे यार, ऐसे तो ऐसे क्या करेंगे भाई साहब, हम पकड़ लेंगे यार, तो क्या करेंगे? फिर पकड़ लेंगे तो अपनी सोसाइटी नहीं बन पाएगी यार, आजाद किस करेंगे इसको? सोचा बहुत देर तक क्या करें। फिर उन्होंने सोचा अरे लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाई, किसी को पता नहीं चलेगा, बस उन्हें सीक्रेट सोसाइटी बनाई दोस्तों। सीक्रेट सोसाइटी बनाई उनके खिलाफ, इनके खिलाफ, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ। फिर द रिवॉल्यूशन राइज एंड टू द फाइट ऑफ द न्यू ऑर्डर कंजर्वेटिज्म, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, फाइट चालू हो चुकी थी, किसके लिए? नए कंजर्वेटिज्म को हराने के लिए, ठीक है। दे डिजाइन एंड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू नेशन, और उन्होंने इस बार सोचा इस बार हम नया नेशन बना के रहेंगे, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। दे कंटिन्यू टू द इंस्पायर पीपल, ने प्रपोज कहा भाई साहब तुम क्या हो यार, कब तक हाथ पांव जोड़ के बुलंद करते रहोगे, चलो अपना एक देश बनाओ, जागो जागो, मतलब ऐसे उन पे भावनाएं फैलाई। फिर गुज़िबी मज़ीनी द इटालियन रिवॉल्यूशनरी, इन भाई साहब को भी आपको ध्यान रखना होगा, गुज़िबी मज़ीनी, इन भाई साहब को हाईलाइट कर लीजिए, ये भाई साहब बहुत ही फेमस आदमी है, ये कुछ ही करते थे।
देखिए गुजरी मजीद ने क्या करा उसके बारे में देखेंगे। रिवोल्यूशनरी थे, क्रिएट द नेशन स्टेट, नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो नेसेसरी था ना, उसके बारे में गुजरी मजीद जी ने बताया था, कहा था कि रिवोल्यूशनरी करना है हमको, रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। वन सच रिवोल्यूशन ऑफ द गुजरी मजीद हु है द पार्ट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए। कहां के? कार्बोनरी को याद कैसे करेंगे आप कि कार, एक बोना आदमी कार में गया तो एक गांव के आदमी बोला अरे कार में जाएगी, तो आपका आंसर आ गया है कार्बोनरी। अरे कार में जाएगी बोना, तो उसने कहा अरे कार में जाएगी बोना, कार्बोनरी, दैट्स आंसर राइट है। तो आपको पता चल चुका है कार्बोनरी। हु फाउंड द यंग इटली, इन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। यंग थे ये लोग, यंग इटली बनाई इन द मर्साइल्स, तो मर्साइल में देखो याद कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है मर्साइल्स एंड द यंग यूरोप। और फिर एक और सोसाइटी बनाई, तो ये इटली को आजाद कराना, फिर लगा नहीं आजाद करना था पूरे कॉन्टिनेंट को, यूं ही थोड़ी ना। इन्होंने बनाया यंग यूरोप इन बर्नेन में क्या करा, यंग यूरोप बनाया। तो फिर पहले बनाया कार्बोनरी में, फिर क्या बनाया मर्साइल्स, यंग इटली मर्साइल्स में, और फिर क्या बनाया यंग यूरोप। कहां पे? बर्नेन में। ओके, आप देखिए मजीनी इज इटालियन रिवोल्यूशनरी। मजीनी भाई साहब कौन है? एक इटालियन रिवोल्यूशनरी है। रिवोल्यूशनरी का मतलब जानते हैं आप? रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, इटली के क्रांतिकारी थे भाई साहब, मजीनी भाई साहब, मजीनी भाई साहब हु बिलीव्ड दैट इटली कुड नॉट लॉन्गर कंटिन्यू विद द पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट ऑफ द किंगडम्स। वो कहते थे भाई साहब इटली है ना, इसे छोटे राज्य में बहुत समय तक नहीं रखता, उसको एक बड़ा राज्य बनाना होगा, इटली को यूनिफाई करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मार्टिन एंड डिस्क्राइब द गुजरी मजीनी द मोस्ट ड्यूक मेटरनिच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इस चैप्टर का, ड्यूक मेटरनिच। ये एक कंजर्वेटिव है और इनका एक स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने ही क्रांति को स्टार्ट करा, फिर पूरे यूरोप में ये फैल चुकी। कहां पे? इटली में, फ्रांस में, और जर्मनी में, और हॉलैंड में। ऊपर हमने देखा है अभी। तो ये चीज आपको क्या बता रही है कि फ्रांस ही वो है जगह, क्या बोलते हैं, कारण जिससे पूरा यूरोप में क्रांति फैली। इसलिए किसी मेटरनिच जी ने कहा था, ड्यूक मेटरनिच जी ने, गुजरी मजीनी जी से। तो मजीनी जी ने कहा कि भैया क्योंकि क्यों कहा? क्योंकि देखिए ड्यूक मेटरनिच डर रहे थे मजीनी से, कहते थे कि भाई साहब हमारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम, उनके सिस्टम के ऊपर हानि होते। सोशल ऑर्डर का नाम आया, सोशल ऑर्डर द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारा जो सोशल ऑर्डर है, हमने जो ऐसे अरिस्टोक्रेट जन में बांट रखा है, ये तो हमारा सिस्टम खराब कर देगा यार। ड्यूक मेटरनिच ने बोला, बिल्कुल मस्त ओए ओए मैं क्रांतिकारी हूं। तो फिर क्या होता है दोस्तों? सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई यूरोप में, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बनाई गई। ये सोसाइटी कहां? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, या जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, या सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। वेलकम टू पार्ट 2। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। देखिए अब हम अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम, ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे कि माइलस्टोन अचीव्ड ड्यूरिंग द अपराइज एंड द ऑफ नेशनलिज्म कैसे आया उसके बारे में, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑफ द यूरोप में जैसे रिवोल्यूशनरी जो काम करता है उनके ऊपर क्या असर पड़ा। जुलाई 1830 का क्रांति, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आगे चलूंगा। जुलाई की क्रांति, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1848 में, रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स का। फिर इनका क्रांतिकारियों ने क्या काम करा और क्या बोलते हैं, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी यूरोप में क्या हुआ। जर्मन यूनिफिकेशन। देखिए जर्मन जो लोग थे ना भाई साहब, इन लोगों को यूनिफिकेशन कर दिया, यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन हुआ। इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मन छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, इटली छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, और ब्रिटेन भी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। इन सबको यूनिफाई करा तो क्या बन गया, इन सबको दोस्तों यूनिफाई करा, है ना। और एलोगेरी बनाई। एलोगेरी क्या होती है? जैसे हमारी भारत माता है, एलोगेरी का मतलब होता है एक ऐसा प्रतीक जिसको हम हमारे देश से माने, हमारी भावना से जोड़ सके। तो एलोगेरी में एलोगेरी बनाई। नेशनल एंड इंपेरिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपेरिज्म, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ना, नेशनलिज्म एंड इंपेरिज्म के बाद। अब हम पढ़ते हैं जुलाई रिवोल्यूशन से क्या होता है। लुई फिलिप्स कंपनी की ट्यूबलाइट आती है, उससे आप इन भाई सबको याद रख सकते हैं। ये कौन है? की माइलस्टोन्स अचीव्ड ड्यूरिंग द अपसर्ग ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या होता है दोस्तों? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की जब ट्रीटी हुई ना दोस्तों 1815 में, तो जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, हमारी बर्बन डायनेस्टी, उनको वापस ले आया, है ना, बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आया, है ना, वर रिस्टोर्ड इन थ्रोन ऑफ द फ्रांस, और फिर वापस फ्रांस में लगा दिया। अब फिर लोग के भैया हम तो लड़ लड़ के परेशान, बार-बार बर्बन डायनेस्टी को ले आते हैं, बर्बन बिस्किट को याद रखिए, लुईस की फिलिप्स की आप लाइफ को याद रखिए, याद करने का तरीका, ये बस एक याद करने का तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में, आपको पता है, ऊपर हमने बात करी, उसके ऊपर बर्बन डायनेस्टी को ये लोग वापस ले आए। लिबरल रिवोल्यूशन और बर्बन 1830 में बर्बन डायनेस्टी तो लिबरल रिवोल्यूशन ने वापस हटा दिया। लाइक 15 में 5 साल बाद देखा हाय राइफल देखा, मतलब क्रांति करके सीक्रेट सोसाइटी बना के बार-बार हम चाइनीज राजा वाला सिस्टम फिर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ द लुई बिलीव द न्यू हेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया। कहा भाई साहब आप ये किताब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जी, इनकी बात मान के पढ़ा ना, इनसे अलावा अगर कोई बाहर आपने रूल ले लिया फिर बताएंगे तुम्हें राजा हो बड़े, मतलब कहा लुई फिलिप जी, ये लुई फिलिप जी को देखो, ये भाई साहब इन लोगों इनसे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को 5 साल बाद बर्बन डायनेस्टी को वापस हटा दिया। 1815 में वियना में साइन करी थी, 1830 में 5 साल नहीं भाई साहब 15 साल बाद उसको वापस हटा दिया। हटाने के बाद बर्बन डायनेस्टी को वापस हटा दिया। हटाने के बाद इन लोगों ने नया राजा बनाया लुई फिलिप, जो कि क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन से नियम निकालता था। अब देखते हैं क्या था, अब देखना है, अब इनके साथ क्रांति होगी, मतलब देखना भी आप मजा आएगा। मेटरनिक्स वंश में देखिए ऊपर बता दी थी स्टेटमेंट हमने आपको, मेटरनिक ने कहा व्हेन फ्रांस नीसेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस जीतता है ना तो पूरे यूरोप में जुकाम पड़ जाती है, मतलब फ्रांस ने बढ़िया क्रांति करी, पूरे यूरोप में क्रांति होगी, ये बोला। तो इन द जुलाई, ये वजह मेटरनिक, ये ऐसे बैठे ना फोटो खिंचाने शादी में, ये मेटरनिक है। तो इन द जुलाई रिवोल्यूशनरी, जुलाई में क्या हो गया, अपराइज द ब्रसेल्स व्हिच लीड टू द बेल्जियम अवे टू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। जुलाई जो रिवोल्यूशन होना स्पार्कल्ड, उसका फैला, वो कहां तक फैला, अपराइजिंग द ब्रसेल्स में भी लोग जागरूक हुए क्रांति के लिए, व्हिच लीड द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। उस क्रांति से क्या हुआ, बेल्जियम भाई सब अलग हो गए, किससे, नीदरलैंड से, और अपना खुद का सेपरेट नेशन बनाया। जो कौन सी क्रांति में, जुलाई रिवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक तो आप जानते होंगे ग्रीक कौन होते हैं, ग्रीक लोग वो ग्रीक एक तो वास्को डी गामा शायद ग्रीक थे हमारे, और एक और ग्रीक हमने तो ऑगी में देखा है, एग्रीकल्चर ज्यादा, ऑगी के बहुत सारे एपिसोड आए थे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यूरोप है ये भी कल्चर। व्हेन इवेंट ऑन द मोबिलाइज्ड ऑफ द नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट एंड वेयर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज हुई किसके द्वारा, नेशनलिज्म फीलिंग, अरे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, लोग बाग राजा से करते हैं, जय श्री राम की भाई, वो लोग जय श्री राम की भाई, हां या भाई साहब ऐसे, मतलब राजा के सामने से करते, और उन लोगों को दिमाग में आई
ई का हमको उल्लू बनाया जा रहा है। फ्रांस वालों ने तो लड़ लड़ के उनका राज्य बना लिया, हम भी अपना राज्य बनाएंगे। हम काहे इनकी गुलामी कर भाई। तो उनके अंदर नेशनल की फीलिंग जागी, नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। हम उनका एजुकेटेड अलाइड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस वॉर का ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक बिगन द स्ट्रगल, ग्रीक में भाई साहब स्ट्रगल खराब हो जिंदगी में स्ट्रगल नहीं छूटता। ग्रीक स्ट्रगल इंडिपेंडेंस अमंगस्ट, और उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए किससे लड़े? ओटोमन एम्पायर से, ओटोमन एम्पायर से लड़े। ये आपको याद हो जाएगा नाम, ये आपको ट्रिक बताऊं, याद नहीं हुआ नाम तो कमेंट में बोल देना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा अगले वीडियो में, है ना। इसमें बताऊं, चलो आप सुन लीजिए। ग्रीक आदमी इंडिया आया, इंडिया में कहा, वाओ व्हाट है इंडिया, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। उसके मोबाइल का नंबर क्या था? नहीं, मोबाइल का नंबर नहीं, सुनिए। वो आया, वाओ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। फिर उसने कहा हमको कहीं घुमाने लेते हो। तो एक मैन आया, कहाँ से? ऑटो से आया भाई साहब, एक मैन आया ऑटो से, ठीक है। और उसके ऑटो का नंबर था 1821, ऑटो का नंबर याद रखना, 1821 था ऑटो का नंबर। एक मैन आया ऑटो से, उसका ऑटो का नंबर 1821। मैन कौन था भाई साहब? मैन था ग्रीक, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे लड़ाई हुई थी और उस मैन और उसमें लड़ाई हो गई। फिर मैन ने उसको ऑटो से छोड़ दिया, फिर जाने तक लेके गया। समझो इस कहानी को। ग्रीक आदमी था, ऑटो में बैठना था, ओटोमन एम्पायर वाले ने छोड़ दिया, मतलब ऑटो लड़ा, ओटोमन एम्पायर से छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ऑटो का नंबर उसने फोटो खींच लिया। किसने लड़ा बताओ, नंबर क्या था? 1821, बस ट्रिक याद कर लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, मेनी वेस्टर्न यूरोपियन आल्सो गिव देयर सपोर्ट टू द ग्रीक नेशनलिज्म फाइटिंग देयर इंडिपेंडेंस। यूरोप ने सोचा, यूरोप के लोग तो सोचते हैं क्रांति लाओ भाई साहब, हमको नया नया उदय चाहिए। एंड एरिस्टोक्रेटस है उस टाइम पे, यूरोप के लोग सोच रहे हैं हमको ग्रीक वाले लोग लड़ रहे हैं, इन्हें हमारी मदद करें, हम भी इनकी मदद करेंगे, हम तो चले अपना कर्तव्य निभाने। तो क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप के लोग आल्सो सपोर्ट द ग्रीक इन द नेशनल फाइट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। ग्रीक लोगों का सपोर्ट था उनकी इंडिपेंडेंस में। और इन भाई साहब को भी हम बताएंगे, आप इनका नाम है बेहरमन, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिस इज बिकॉज़ में द कंसिडर अगेंस्ट द ग्रीक एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द यूरोपियन सिटीजन, क्योंकि यूरोपियन सिटीजन का बर्थ प्लेस तो ग्रीक ही था। जो जब ग्रीक की लड़ाई हुई ग्रीक और इंडिपेंडेंस की, तो यूरोप वाले लोग हम भी लड़ेंगे, मतलब हम भी मतलब आपका साथ देंगे ऐसे। तो ऐसा हुआ, दिस इज बिकॉज़ ऑफ बर्थ प्लेस द इंग्लिश पोएट बायरन, इंग्लिश पोएट थे, ऑर्गेनाइज द फंड्स एंड हेल्प टू द ग्रीक लेटर जॉइन वॉर हिमसेल्फ। मतलब ये भाई साहब इनने कहा हम ग्रीक का सपोर्ट करेंगे यार, ऐसा नहीं चलेगा, हम तो सपोर्ट करेंगे। इन लोगों ने कहा हम फंड्स हेल्प टू द ग्रीक, इनने फंड्स पैसों से उनकी मदद करी थी, लेटर जॉइन द वॉर हिमसेल्फ, और बाद में वॉर खुद जॉइन करी, चले गए लड़ने। फिर उसके बाद विद द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन द 1832 1832 में ग्रीक फाइनली बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में ग्रीक फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। याद करो लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी, ग्रीक आदमी इंडिया आ गया 1821 में। देख लो ऊपर भले से 1821 से याद करने की ट्रिक बनाओ यार, अच्छे से हो जाएगी। हिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट है। कीस्टोन एंड माइलस्टोन अचीव ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के टाइम पे क्या कीस्टोन थे, क्या माइलस्टोन थे जो बने, है ना। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल, द रिवॉल्यूशन देखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन 1848 1838 में क्या हुआ, तो इनका रिवॉल्यूशन चालू किया, डिशुम, है ना। किनका? अपराइजिंग ऑफ द अपसर्ग ऑफ द नेशनलिज्म के लिए लिबरल लोग भी वापस आ गए लड़ने। ये भाई साहब देखो हुआ क्या था, फिर वापस हम लोग अभी लुई फिलिप भाई साहब थे, कॉन्स्टिट्यूशनल में लड़ते। उसके बाद ये कहीं और की कहानी है, उसको हम पढ़ते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मतलब पूरी यूरोप की कहानी है ये, ठीक है ना। जर्मनी की झंडे दिख रहे हैं, तो जर्मनी की कहानी भी है। तो हम देखते हैं क्या होता है पूरे यूरोप की वैसे कहानी, पूरे यूरोप में चल रही थी वैसे लिबरल लोगों की लड़ाई। लिबरल लोग मानने नहीं आते, हम नहीं झुकेगा नहीं साला, लिबरल लोग नहीं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो अब लिबरल लोगों ने सोचा भैया हम तो झुकने वाले हैं नहीं। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास स्टैंड टू द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैन और वुमेन ने कहा हम तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं ऑफ द प्रेस ऑफ द फ्रीडम एसोसिएशन, प्रेस हमको फ्रीडम एसोसिएशन दो, कुछ भी छापने की और लिखने की एसोसिएशन दो, हम तुम्हारे खिलाफ छाप सकते हैं, हमको फ्रीडम दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मनी की बात होगी, हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मन नेशन हेड द फ्रेडरिच विलियम फोर, फ्रेडरिच बहुत ज्यादा रिच थे, फ्रेडरिच और फ्रेडरिच फ्रेंच फ्राइज खाने का शौक है, याद करने के लिए दोस्तों। फ्रेडरिच एंड विलियम फोर, फ्रेडरिच विलियम फोर। देखिए हम अब मान लीजिए फ्रेडरिच विलियम फोर है फ्रेडरिच विलियम फोर, आपको देखिए मेरी एक्सप्रेशन देखिए याद हो जाएगा उसका नाम, नहीं तो आपको याद कराने के लिए स्टडी कर रहा हूं। फ्रेडरिच विलियम फोर किंग ऑफ द पुर्सिया। अब तुम अरे भैया ये तो जर्मनी की बात हो रही थी, अब पुर्सिया कहां लिया बीच में। तो भाई साहब हम कुर्सियां नहीं लाए ना, हम पुर्सिया लाए। पुर्सिया का जर्मनी का पुराना नाम था, जैसे तुम्हारे दोनों नाम होंगे घर पे, किसका शामू बाहर श्याम मोहन, वैसे घर पे इसका नाम पुर्सिया, बाद में जर्मनी बना दिया। दे टुक द प्रपोजल टू हिम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड कॉन्कर्ड द सेंट पॉल चर्च। मतलब इन लोगों ने भैया एक प्रपोजल बनाया, एक बायोडाटा बनाया, कहा भाई साहब ये लो देते राजा बात फ्रेडरिच, राजा नाम चाहिए यार, फ्रेडरिच विलियम फोर। उसके पास गए, किंग क्रोशिया का किंग था, प्रपोजल लिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और कन्विंस किया उनको, कन्विंस किया भाई साहब आप यार फ्रांस के लोगों की तरह, जैसे उन लोगों ने मतलब राजा को मतलब क्या बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट कर लिया कि राजा भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, आप भी हम कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहूंगा, हम राजा हूँ, राजा झुकूंगा नहीं। लोगों ने कहा, लोगों तो गए, हाउएवर द पुरुष मोनार्क रिजेक्टेड, पुरुष मोनार्क ने कहा रिजेक्ट कर दिया, है ना। एंड साइड विद द ऑटोक्रेसी ऑफ द मिलिट्री, और कहा हम तो ऑटोक्रेसी और मिलिट्री और के साथ हैं, हम तो मिलिट्री के साथ हैं, मिलिट्री है हमारे पास। ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली वर फोर्स्ड एंड डिसमेंट, उनकी बात को माना नहीं गया। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो लिबरल लोग गए थे। सन 1848 आ गया, टाइम लाइन याद रखना दोस्तों, टाइम लाइन आ सकती है एमसीक्यू में। पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स इन द नेशनलिज्म, वुमेन्स ने वहां पे कैसे पार्टिसिपेट किया था इसके बारे में देखिए। वुमेन डू नॉट हैव वोटिंग राइट, देखिए वहां पे एक वोटिंग राइट नहीं होता, मेरा अधिकार है मेरा वोट, ऐसा वहां पे नहीं होता था वुमेन्स के लिए। द पोस्टर ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन, दे पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वो पार्टिसिपेट करती थी पॉलिटिकल मीटिंग्स में एंड डेमोन्स्ट्रेशन में। वुमेन अटेंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट व्हेन ऑब्जर्वर, वुमेन्स ने अटेंड करी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड ऑब्जर्वर बनी, अटेंड तो करी पार्लियामेंट कि भैया ये राजा से कहेंगे क्या पता है भैया राजा मान जाए, लेकिन राजा ने रिजेक्ट कर दिया, पर इनको वहां पे अंदर नहीं आने दिया। नहीं तुम बाहर देख रहे हो ना, कोई काम नहीं होगा, और नहीं कमांडर नहीं जाओ यार, तुम्हारे पास तो वोटिंग राइट नहीं है, तुम तो बाहर से देखो। वुमेन अटेंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व किया, उन्हें अटेंड नहीं करा, बाहर से देखा कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में अंदर। दे आल्सो टुक पार्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग लिबरल मूवमेंट, पर लिबरल मूवमेंट में लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े नंबर में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने देश को उन्हें सम्मानित करने की कोशिश करी। उन्हें देखिए हमारे स्कूल के सारे सिखाते हैं मतलब द पोस्टमास्टर ऑन द राइट ऑफ द वुमन, द पोस्टर ऑन द राइट ऑफ द वुमन, मतलब राइट ऑफ द वुमन के बारे में देखते हैं कि वुमेन्स के बारे में क्या राइट है, कि
ये पोस्टर है राइट ऑफ द वुमेन के बारे में, ये वुमेन के बारे में, वुमेन के राइट्स, वुमेन को भी राइट दो, ये पोस्टर बना रखा उन्होंने। जर्मन यूनिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए आप इसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। द जर्मन इंपैक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, द मैप ऑफ द डिवाइड ऑफ द जर्मनी हैड बीन सेटेड इन द कंट्री 39 स्टेट। जर्मन का जो एम्पायर था 39 स्टेट में बड़ा हुआ था, एंड द अटेम्प्ट ऑफ द यूनिफिकेशन फेल्ड। अभी देखिए, अभी अटेम्प्ट फेल हुआ ना यूनिफिकेशन का, हुआ कि नहीं हुआ? 1848 में उन्होंने कहा भाई साहब यूनिफिकेशन, राजा ने कर राजा का नाम फ्रेडरिक विलियम फोर था ना, एक बार चेक कर लो, चेक कर सही है, फ्रेडरिक विलियम फोर है, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम फोर से उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ? द मिडिल क्लास, फिर से मिडिल क्लास आ गया, मिडिल क्लास था, लिबरल लोग नहीं हो रहा, हम आएंगे बाजी। वैसे दोनों एक ही दोस्तों, लेकिन आप से याद रख सकते हैं, दोनों एक ही, लिबरल और मिडिल क्लास एक ही है। द मिडिल क्लास उनको लिबरल भी बोला जाता था, क्योंकि वो लिबरल विचारधारा रखते थे। द लिबरल मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनिट द जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1848 बट फेल्ड। उन्हें ट्राई करा बट फेल हो गया, उन्हें यूनिफिकेशन जर्मन की कॉन्फेडरेशन को ट्राई करा कि भाई साहब मान जाएंगे और फेल हो गया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद 1848 में पुरुष टू लीडरशिप इन द नेशनल ऑफ द यूनिफिकेशन, पुरुष ने कहा टू गाइड करवाई चला, मतलब पुरुष टू द लीडरशिप इन द नेशनल ऑफ द यूनिफिकेशन। पुरुष आगे एक नए चीज थे, उन्हें सोचा कि भैया मैं करूंगा यूनिफाई, कैसे ये लोग नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखना जर्मन को यूनिफाई हम करते हैं, क्या करा पुरुष आगे चीफ थे ओटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क देखिए बिकम ए आर्च इन ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस में सबसे मुख्य काम बिस्मार्क कर रहा था। पुरुषिया फॉर द 3 वॉर फॉर 7 ईयर, था फॉर ए रीजन 7 ईयर, मतलब 3 लड़ाई लड़ी भाई साहब, 3 लड़ाई पड़ी भारी, 7 साल तक लड़ी थी यारी, मतलब 3 लड़ाई लड़ी 7 साल तक इन लोगों ने। पुरुषिया ने किन किन से? एडीएफ, एफडीए से। एफडीए व्हाट इज एफडीए भैया? एफडीए क्या होता है भैया? देख भाई, एफडीए का मतलब फ्रांस, डी का मतलब डेनमार्क, ए का मतलब ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वाला, ये नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया है। अंतर है, फर्क है। इमेज विक्टोरियन एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। लड़ाई करी, 3 साल लड़ाई करी, थाला फॉर रीजन 7 में 3 देशों से लड़ाई करी, थाला फॉर रीजन 7 साल तक लड़ाई करी, 7 साल तक 1 2 3 4 5 7 नहीं 6 7 7 साल तक लड़ाई करी, 3 देशों से लड़ाई करी, 7 साल तक लड़ाई करी, 3 देशों से लड़ाई करी, 7 साल तक लड़ाई करी। एफडीए यानी फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। देखिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ इसको 4-5 बार सुन लीजिए, अगर आप एक बार सुन के स्किप करें, हाँ मेरे को हो गया यार, क्या बार सुनना, तो आपको याद नहीं होगा, अगर फिर आपको बाद में याद करना पड़ेगा, टाइम तभी लगेगा दोस्तों। तो अभी आपको एक बार में पूरा हो जाएगा, समझ बात को। तो इन द जनवरी 1817 में क्या हुआ? 1871 में क्या हुआ? तब पुरुषिया किंग, केसर का दूध पीने वाला केसर विलियम फर्स्ट, क्या करने का तरीका, केसर विलियम फर्स्ट 1871, इसको कैसे याद रखेंगे? 1871 क्या होता है? 1871 में क्या हुआ केसर विलियम फर्स्ट के साथ? जो केसर विलियम फर्स्ट ने ना प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर एंड सेवन होल्डन प्लेस ऑफ द वर्सियल, वर्साई में उनको पहला वहां जर्मनी का राजा बना दिया, क्योंकि पहले तो पुरुषिया था ना, तो जर्मनी बना। जर्मन यूनिफिकेशन कब हो गया? 1871 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1848 में। हाँ याद रखना, इस चीज को भूलने का नहीं। 1821 में क्या हुआ था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी। तो देखो आपने अभी 1832 में बात करी थी कि 21 में तो 1821 में तो जर्मन वो हमारा ग्रीक वो आजाद हुआ। आजाद होने के बाद ग्रीक ने कहा कि 1832 नहीं 1821 में उनकी शुरुआत हुई। अब सुनो, 1821 में लड़ाई की शुरुआत, 1832 में उनका इंडिपेंडेंस, 1848 में प्रुशिया ने ऑफर रखा राजा का नाम राजा फ्रेडरिक विलियम फोर। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया इतना, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या हुआ, क्रांति हुई और जर्मनी को कब आजादी मिली। आजादी क्या मतलब नया नेशन बना, यूनिफाई हुआ, कब हुआ? 1871 में, ठीक है। अब हम देखते हैं इटली में क्या हुआ। इटली बन गई क्या? इटली में यूनिफिकेशन हुआ। अब आप देखिए इस चीज को याद कर लीजिए, इटली में क्या है? किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, सिसिली किंगडम है ना, पीपल स्टेट है, पीपल स्टेट, पापल स्टेट, पीपल स्टेट, पीपल पापल स्टेट, पापल स्टेट, ठीक है। सन मोराइनो और टस्कनी, इतना मतलब लंबाई। देखिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या क्या पूछा जा सकता है इधर से। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, बोथ सिसिलीज या टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, पापल स्टेट, लंबाई पूछा जा सकता है आपसे, और मेंटेनिया पूछा जा सकता है ना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्डेनिया यहाँ सीधे हमारे केसर, अब आएंगे केसर विलियम फर्स्ट, तो ये है हम विक्टर एमिलियन आएंगे साइड से हमारे यहाँ से देखते हैं। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ओ के बरस है ये 7। देखो जो मैप डिवाइडेड था, ये 7 रीजन में डिवाइडेड था। थाला फॉर ए रीजन है, पहले 7 थाला फॉर ए रीजन का हुआ था, इसका हुआ था 3 साल तक बोल रहे थे किसे? एफडीए से। एफडीए का मतलब है फ्रांस, एफ का मतलब फ्रांस हो गया, ए से ऑस्ट्रिया हो गया, और डी से डेनमार्क हो गया। एफडीए फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बस। पहले का 3 साल तक लड़ाई लड़ी थी, 7 थाला फॉर ए रीजन हो गया था। किसने लड़ी थी? पुरुषिया ने लड़ी थी। किंग कौन था? पहले तो किंग था भाई साहब फ्रेडरिक विलियम फोर, उसके बाद किंग बन गया हमारा केसर विलियम फर्स्ट, है ना। और लड़ाई में मेन रोल के साथ ऑटोमन बिस्मार्क आपका। इन चीजों को याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम आ सकती है आपके पेपर में और आएंगी सही। वैसे तो इन चैप्टर से और क्या पूछ सकता है इंपॉर्टेंट चीज में, ये पूछेंगे। एक वो पूछ सकते हैं, क्या बोलते हैं वो नेशनलिज्म में क्या क्या चेंज हुआ था, क्या नेशनलिस्टिक स्पिरिट थी, क्या बोलना मत, क्या पेपर बता दिया। मतलब पहले मेन चीज यही आ सकती है, इनसे और क्या आएगी दोस्तों, किताबों से आती चीज तो, है ना। थोड़ी बहुत वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे क्या समझते हैं? फ्रांस का क्रांति आपको क्या प्रेरणा देती है, ये सब चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन की बात बाद में, पहले हम करते हैं हमारी फ्लो में वापस आते हैं। क्या कहते हैं? इटली वाज डिवाइडेड 7 स्टेट में टूट गया था। द इटालियन वाज सेपरेटेड ओवर सेवरल स्टेट्स वेल द मल्टीनेशनल हाउसबर्ग एम्पायर, मतलब इटली वाज स्कैटर्ड ओवर द सेवरल स्टेट, बहुत सारे स्टेट में मिला जुला सा हो गया था इटली। एंड वेल मल्टीपल नेशन थे, है ना। हाउसबर्ग, और इसमें एक हाउसबर्ग एम्पायर भी था इटली में, यहाँ पे हाउसबर्ग एम्पायर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द इटली यूनिफिकेशन कैसे हुई? सिसिली यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, है ना, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का आ गया, पहले 18वीं की बात चल रही थी, 19वीं सदी। इटली वाज डिवाइडेड इनटू द 7 सेपरेट स्टेट्स, 7 स्टेट में बांटा गया था इटली को, है ना। आफ्टर द फेलियर ऑफ द गुजरी मजनी, बेचारे गुजरी मजनी फेल हो गए थे यार, इतना दुख हो रहा है यार, वैसे गुजरी मजनी यार, कोई बात नहीं, गुजरी मजनी फेल हो गए थे यार। द मेंटल ऑफ द लीडरशिप एंड कम द स्टैंडर्ड पिगमेंट इन द वेक्टर मिलियन सेकंड, मतलब उन्होंने जो लीड करी थी ना, क्या लीड करा था उन्होंने? लीडरशिप, उनकी लीडरशिप थी सार्डेनिया पिडामोंट में। सार्डेनिया पिडामोंट में विक्टर इमिलियन सेकंड थे ना, उनकी लीडरशिप हुई। सार्डेनिया पिडामोंट में उनकी लीडरशिप हुई, किसके साथ? विक्टर इमिलियन सेकंड के साथ लीडरशिप, उनकी लीडरशिप में। सार्डेनिया पिडामोंट, हमने बोला था कि ये नाम आएगा सार्डेनिया, हमने तुमसे पहले बोला था आएगा सार्डेनिया, वो सार्डेनिया का विक्टर इमिलियन है, और ये भी हमने तुमसे बोला था सार्डेनिया,
याद हो गया कहाँ से, सार्डिनिया, विक्टर इमैनुएल सेकंड सार्डिनिया और सार्डिनिया पिकामोंट, ठीक है, सार्डिनिया पिकामोंट में बुद्धिनी मजनी और विक्टर इमैनुएल में कोई लीडरशिप हुई। उनकी लीडरशिप में क्या हुआ था देखिए, चीफ मिनिस्टर काउंट कमियो काउलर, काउंट कमियो काउलर, काउंट कमियो काउलर, देखिए काउंट कमियो काउलर जी बोलता था, एक प्रोफेशनल इंसान थे। काउंट कमिलो काउलर, बुद्धिनी मजनी और विक्टर इमैनुएल सेकंड, ये तीन जने, तीन भाई, तीनों तबाही हैं इटली के यूनिफिकेशन के लिए। ये भाई साहब इन तीनों की इटली के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन लोगों की वजह से इटली यूनिफाई हुआ, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों की, तो जिन्हें सबके लिए भला करा। महापुरुषों की सब रिस्पेक्ट करते ही ना यार, अपने इंडिया के तो महापुरुष नहीं सही बहुत है। बस चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के महापुरुषों के बारे में, अगला चैप्टर ही है हिस्ट्री का, पढ़ना अभी पढ़ेंगे इसे, अपन तो पिक्चर देखते पढ़ते थोड़ी ना देखिए पिक्चर देखिए, चलो मतलब आगे फिर क्या होता है देखिए, चीफ मिनिस्टर काउंट कमिलो काउलर एंटर करते हैं, है ना, इनटू द डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, उन्होंने फ्रांस से डिप्लोमेटिक अलायंस करी थी, अलायंस मतलब समझौता करा था, व्हिच रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या था, सार्डिनिया बिकम डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्स, ऑस्ट्रेलियन जो फोर्स थी, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके मन में वो आ रहा है कि ट्रेविस हेड आ रहा है बल्ला लेके, अरे ऑस्ट्रेलियन मतलब वो ऑस्ट्रिया जो हमने बताया था उसकी फोर्स, उनको कब हटा रहा है 1889, नवासी कहते हैं ना इसको, भैया हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कमेंट करके भेजते हैं ना, 1859 में हराया है भाई साहब, है ना, 1859 में हराया, ठीक है। अब 1859 में हरा दिया था किसको, 1859 में हरा दिया ऑस्ट्रेलियन फोर्स को, किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, कौन सी अलायंस के साथ, डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ, कौन थे, सार्डिनिया पिनामुनी किसने लाया, ये तीन चार पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका बस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब इन 18 क्या हुआ, 1860 में क्या हुआ, देखो 1860 में क्या हुआ, द लार्ज नंबर ऑफ द आर्म्ड वॉलंटरी अंडर द लीडरशिप आर्म वॉलंटरी, वो बंदूक का भाई हमारी चिंगारा भाई, मतलब आर्म वॉलंटरी का मतलब क्या होता है समझो, आर्म वॉलंटरी का मतलब होता है इन लोगों के पास गन थी, बंदूकें थी, बंदूकें रख दो, बंदूकें मतलब इनके पास बंदूकें थी, 1860 में ये लोग बंदूकें लेके आ गए, किसकी लीडरशिप में, लीडर कौन थे, गिरिबाल्डी, उसकी गिरिबाल्डी, गिरिबाल्डी बाल्टी नहीं गिरी कोई नाने वाली, गिरिबाल्डी जी जो उन्होंने नेतृत्व किया था ना, डिंग 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 क्या मतलब डिस्टों डिस्टों बंदूकें लेके आ गए थे वो, बंदूकें तो क्या मैं उस टाइम तलवार चलती आर्म्ड मतलब हथियार, 1860 में, है ना, ये उन्होंने क्या करा, साउथ इटली को यूनिफाई करने में मदद करी, साउथ इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की, प्रयास करा, फरकार भी सही प्रयास कहीं करा दिया उन्होंने, है ना, द किंगडम ऑफ द टू सिसिली भाई, टू सिसिली, ये टू सिसिली, किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये जगह पे इन लोगों ने फाइट करना शुरू करा। आप किंगडम ऑफ टू सिसिली आपको देखिए ये दिख रहा है ना, ये है किंगडम ऑफ टू सिसिली, ठीक है, यहाँ से साउथ इटली के साउथ में ना, इसलिए ऑस्ट्रेलियन फोर्स 1859 में, देखिए ये इटली आफ्टर यूनिफिकेशन कैसे चालू हुआ, 1860 में यहाँ से चालू हुआ, देखो फ्लो पकड़ो दोस्तों, आओ मित्रों, 1860 कहा हुआ, फिर 1860 से आप सबसे छोटे से बड़े तक चलेंगे, ठीक है। 1868 में यहाँ पे विक्टर इमैनुएल सेकंड गिरिबाल्डी क्या करा था इन लोगों ने, कॉन्फ्रेंस करी थी ना, मतलब लीडरशिप इनकी लीडरशिप में सेंट एंटोनियो, विक्टर इमैनुएल सेकंड और बुद्धिनी मजनी साथ में, फिर क्या हुआ, काम कमिलो काउलर के साथ मिले, डिप्लोमेटिक अलायंस करी, ऑस्ट्रेलियन फोर्स को हराया फ्रांस के साथ मिलकर, ठीक है। 1860 में फिर यहाँ इनका पहुंचा लड़ाई, फिर यहाँ पे पहुंची लड़ाई, फिर यहाँ से फिर बाद में ये करा, फिर बीच में बेचारा ये बचा था, इसने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमको भी मिला लो, क्या बोला, हम कहाँ जाएंगे, हमको भी मिला लो, फिर भाई ने कहा चल ठीक है, हमको तुमको मिला लेते, फिर यूनिफाई हो गया पूरा इटली, हम इटली पूरा यूनिफाई हो गया, हम साथ हैं, मतलब ऐसा हो गया इटली बाद में। अब देखो क्या होता है, विक्टर इमैनुएल जो सेकंड थे ना, है ना, विक्टर इमैनुएल सेकंड बिकम किंग ऑफ द इटली, फिर पूरे इटली का किंग बना दिया विक्टर इमैनुएल सेकंड को। जर्मन के किंग कौन बने यूनिफिकेशन के बाद, कौन बना बताओ ना, अरे भाई साहब भूलो क्यों रहे हो, आप नहीं भूले हो, जो नहीं भूले उनको प्रणाम, जो भूले हो उनको राम राम, जो भूले उनसे हम कह रहे हैं कि क्यों भूल गए भाई साहब, विक्टर इमैनुएल सेकंड तो यहाँ के इटली के बन गए, कैसे विलियम फर्स्ट वहाँ के बन गए जर्मनी के, फ्रांस में फिलिप्स की लाइट आती है, आपको याद है, लुई फिलिप्स ने उनको बनाया था, फिर वो लोग स्टार्वेशन आ गई थी, स्टार्वेशन यानी वहाँ पे भुखमरी हो गई थी, उसके बाद लुई फिलिप को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया, फिर वो भाग गए, नेशनल असेंबली बना दी गई, वहाँ पे वापस स्टेबलाइज कर दी गई, ठीक है। इटली का किंग बन गई है। ब्रिटेन, क्या बोलूँ मैं इस पर, क्या बोलूँ इस पर, क्या बोलूँ, क्या इसके बात करते हैं, क्या ब्रिटेन क्या है, तो द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में ये इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड में बटा हुआ था, ये पूरा का पूरा ब्रिटेन, ठीक है, और इन लोगों ने हमारे देश पे राज किया, कंट्रोल बाय कंट्रोल, देयर आर नो ब्रिटिश नेशन फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से तक कोई ब्रिटिश नेशन देखा, प्रोटोकॉल ऑफ द एथनिक आइडेंटिटी चलता था, इंग्लिश स्कॉट्स आयरिश एंड वेल्श, यहाँ पे इंग्लिश स्कॉट आयरिश एंड वेल्श चलते थे, कौन कौन लोग थे, इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश लोग, और स्कॉटिश लोग थे, स्कॉटिश लोग, आयरिश लोग थे, आयरिश लोग, और वेल्श लोग थे, वेल्श लोग, मतलब ESIW इसे हो इंग्लिश, ऐसे स्कॉट, आई से आयरिश, W से वॉल्श, वॉश नहीं है ये साबुन पानी लगा के तुम कपड़े धोने लग जाओ, वॉश नहीं वॉश, है ना। द सिचुएशन कम टू द हेड व्हेन, कम सिचुएशन कब आई जब 1668, फिर वही बात 1688, 68 होता है, कमेंट करके बताना, मेरे को हिंदी की गिनती नहीं आती, सच में यार मैं सीखूंगा इसे। 1688 में इंग्लैंड स्टेबलाइज इटसेल्फ विद द नेशन स्टेट ऑफ द इंग्लिश, 88 कहते हैं 1600 स्टेबलाइज इटसेल्फ ऑफ द नेशन स्टेट, इंग्लैंड ने खुद को अपना नेशनल स्टेट बनाया, है ना, 1688 में इंग्लैंड ने अपने आप को एक नेशनल स्टेट, इंग्लैंड स्टेबलाइज इटसेल्फ एज अ नेशनल स्टेट अब 1688। इसको आप कैसे याद करेंगे कि 1688 के केस, सोचो आप इमेजिन करो, एक इमेजिन की दुनिया में जाओ चलो आगे भैया, अब बताओ क्या करें, सोचो एक ब्रिटिश सरकार का आदमी है, वो अत्याचार कर रहा है लोगों पे, अत्याचार कर रहा है, तभी एक हीरो आता है पिक्चर का, रामचरण, कैसे डिशुम कर देता है ना, तो हीरो रामचरण है, तो उसका क्या 16 करोड़, मैं तो हीरो वैसे रामचरण आता है, 16 का डोला, ब्रिटिश 16 का डोला, 46 की जगह 88 की छाती, 16 का डोला 88 की छाती, तो कब उन्होंने वो कब आजाद हो गया भाई साहब, हो गए 1688 में, देखिए याद करने के तरीके बना लीजिए आप, ऑटोमेटिक याद देंगे, एक बार बस यहाँ पहुंचाना होता है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, बस फिर नहीं आ सकते कोई भी, दो की पहाड़ा हमारे यहाँ पहुंच चुका है, अब दो का पहाड़ा नहीं बोलूँ, अब नहीं बोलूँ, बस ट्रिक इसलिए होती है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच जाए। 4 बेन, मिड बेन और हाइड बेन होते हैं ना, तो आपकी जो मेन बेन होता है ना, बेन के 3 पार्ट्स, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीछे में, वहाँ अगर इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ना सबकॉन्शियस माइंड में, फिर नहीं बोलते बउआ, हम भोजपुरी काहे बोल रहा था, चल इंग्लैंड में स्टेबलाइज हो जाता है नेशनल स्टेट, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ द मोनार्की, मोनार्की की पावर सीज कर देती है इंग्लिश पार्लियामेंट, ले लो इंग्लिश लोगों ने यहाँ पे क्या राज करा, इन्हें तो वहाँ के राजा
कोई मोनार्की की पावर सीज कर दी, दस्तावेज पे साइन करा के, ये ले भाई, ये ले, बोल ले 16 का डॉलर 28 की छाती, याद हो गया। फिर साला पूरा रीजन धोनी फैंस को याद हो जाएगा बड़े आराम से कि 1707 में विराट कोहली क्या जो फैन होगा वो कहेगा 18 से बस एक कम कर दे और धोनी का फैन बन जा। नहीं ऐसा मैं नहीं कहा कि वो धोनी का फैन बन जा, मतलब इसके 18 से एक कम कर और धोनी का मैच देख, ये याद रख लो। फैन बनना तो इसको फैन बनता है यार, तो जिसका होता है उसका होता है। 18 से एक कम कर और धोनी का मैच देख, तब जाके क्या करा पता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म द रिजल्ट ऑफ द 8 टू द यूनियन आयरलैंड और स्कॉटलैंड का मैच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच चला था। 18 से एक कम कर दे और धोनी का मैच देख, आयरलैंड स्कॉटलैंड 18 से कम धोनी का मैच, मतलब 1707 में यूनाइटेड किंगडम था ना ग्रेट ब्रिटेन, उसने क्या करा, एक ऑफ यूनियन इंग्लैंड था ना और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात हो गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की क्या बात हुई कि भाई साहब जो इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात हुई, तो जो इंग्लैंड होगा ना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो एक ऑफ यूनियन के तहत ये दोनों आपस में कंट्री बन गए। फिर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड इंग्लिश एम्पायर, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्कॉटी तो कम थे, स्कॉट लोग के तो कम थे, इंग्लिश ज्यादा थे, तो फिर इंग्लिश लोगों ने उस पे अपना हक लगा दिया, मतलब उनका ही हो गया। फिर फीमेल लैंग्वेज इन द नेशन में फीमेल लैंग्वेज क्या काम है, आर्टिस्ट कम ऑफ द सिंबल इमेज इन द लैंग्वेज इन द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म बना आर्टिस्ट के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। उन लोगों ने क्या करा, इसको आप इंपोर्टेंट में कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करा उन लोगों ने ये कहा कि भैया एक सिंबल बता दिया कि ये हमारी फ्रांस की देवी है, हम आप सबकी देवी यही है, हम सबकी देवी यही है, तो हम सब इनको ही पूजेंगे, तो हम सब एक लोग हो गए, हम सब एक ही जाति के हो गए, हम सब जाति मतलब हम सब एक ही कम्युनिटी के हो गए, हम सब एक नेशनलिज्म हो गए, हम सब नेशनलिज्म की भावना याद करने का तरीका। अगेन याद करने का तरीका, एन एलोगी इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस थ्रू द ए पर्सन और थिंग। एलोगी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अच्छा आइडिया, मतलब सटीक आइडिया कह सकते हैं, एक एक्सप्रेस जो बताती है थ्रू द पर्सन थिंग, वहां का नेशन कहता है, वहां के राज्य के वहां के लोग कैसे। द आर्टिस्ट डिसाइडेड टू गिव अ नेशन एलोगी ट्रीटमेंट, आर्टिस्ट ने सोचा एलोगी बनाया यार ताकि हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। फीमेल एलोगीज वर इन्वेंटेड द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी में फीमेल एलोगीज बनाई गई, उनके देश को दर्शाए। अब इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द यूरोप में रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है, वन स्लाइड और है बस, फिर हमारी पिक्चर पूरी हो जाएगी यार, तो बुरा लगेगा यार, पिक्चर पूरी हो जाएगी। इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन यूरोप में क्या रिवॉल्यूशन होता है, नेशनल एंड इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में देखते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म इज द सिस्टम विद द पावरफुल नेशन कंट्रोल अदर नेशन। इंपीरियलिज्म ऐसा होता है कि पावरफुल नेशन है वो कहता है छोटे नेशन से ओए कंट्रोल, दादागिरी मेरे चलेगी, बस मेरी दादागिरी तुम्हारी दादागिरी चलेगी तो हम क्या करेंगे, ये होता है। इंपीरियलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है विद द पावरफुल नेशन कंट्रोल अदर नेशन। कॉन्कर मतलब छोटा नेशन था, बड़ा नेशन है, कॉन्कर कर उस पर राज कर लिया और फिर उस पर राज चलाएगा वो। अब वो जैसे कहेगा वो कहेगा चल नाच के दिखा, चल सो जा, चल खड़ा हो जा, चल बैठ जा, चल मतलब ऐसे खड़ा हो बैठ जा, मतलब उसके नेशन में लगेगा वो, फिर उसका उधर जो राजा होगा उस पर राज करने लगेगा। समझ गए बात को, ठीक है। इंपीरियलिज्म ये होता है नेशनलिज्म का जस्ट अपोजिट, है ना, नेशनलिज्म का जस्ट अपोजिट होता है इंपीरियलिज्म। इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th century नेशनलिज्म टुक प्लेस वेरियस नैरो पार्टिसिपेट वन लिमिटेड इंपीरियलिज्म एंड। 19th century में नेशनलिज्म टुक ए वेरियस नैरो पर्सपेक्टिव, नेशनलिज्म का इतना नैरो पर्सपेक्टिव हो गया विद द लिमिटेड इंपीरियलिज्म एंड, जिसमें इंपीरियलिज्म को बना दिया या फिर इंपीरियलिज्म बना। नेशनलिज्म बिकम मोर इंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव बिटवीन द नेशन अक्रॉस हु द डोमिनेटेड और पावरफुल। नेशनल ये हो गया कि जो डोमिनेट नेशन था वो छोटे नेशन के ऊपर आक्रमण कर रहा था, वर्ल्ड वॉर, यही तो था इंपीरियलिज्म का कारण, वर्ल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म का कारण वर्ल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म का कारण वर्ल्ड वॉर। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ धरती के पीछे, आपको कैसा लग रहा हूँ मैं, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, बोरा पकड़ खड़ा हूँ, क्यों पड़ा हूँ ब्रिटिश, इसमें मतलब ये बता रहा है इमेज आपको कि इंपीरियलिज्म कैसे फैला, ठीक है ना। उसके बारे में अब आगे देखते हैं क्या है, नेशनलिज्म बिकम ए मोर इंपीरियलिस्टिक कंट्री इन बिटवीन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि ना, नेशनल